नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी देवली क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड और बीए पार्ट थर्ड के भी पेपर सेकंड के लिए यह उपयोगी रहेगा। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो गांव की आधारभूत लक्षण, जो हमारा गांव है उसके क्या आधारभूत लक्षण होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हम एक क्वेश्चन आंसर के रूप में लेंगे और ये प्रश्न 2015 और उसके बाद भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रहेगा और सोशियोलॉजी को समझने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बहुत यूज़फुल रहेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है और यहाँ की कुल जो जनसंख्या है भारत की वो लगभग 121.05 करोड़ है। 2011 के आंकड़े हम यहाँ ले रहे हैं क्योंकि अंतिम जो ऑफिशियल आंकड़ा था वो 2011 का था। अब अगली जो सेंसस होगी वो 2021 में होगी और वो ही ऑफिशियल आंकड़े हमें पढ़ने हैं। अभी तक के जो ऑफिशियल जितने भी आंकड़े हों आप जो भी पढ़े वो 2011 के अनुसार ही आप लोग अध्ययन करें। यहाँ गांवों में लगभग 68.8% और नगरीय क्षेत्रों में लगभग 31.2% लोग नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गांवों में लगभग 68.8% लोग रहते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार। यदि हम राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें, चूँकि हमें राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ना होगा, राजस्थान में गांवों की कुल संख्या लगभग 42,264 है, जो बिल्कुल ऊपर नीचे हो सकती है। ये 11 के आंकड़े हैं और यहाँ 75% जनसंख्या गांवों में जबकि 24.9% लोग नगरों में निवास करते हैं। तो यदि भारत की तुलना में यदि हम देखें तो राजस्थान में जो गांवों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत है वो कुछ अधिक ज़्यादा है। और यदि राजस्थान की जनसंख्या की बात करें वर्तमान में तो लगभग 6.85 करोड़ के आसपास है, जो निश्चित रूप से जब 2021 की जनगणना होगी तो उसमें यह बढ़ेगी। यह तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर जो भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2011 के अनुसार गांवों का कितना प्रतिशत है राजस्थान में, भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है, तो आपको एक अंदाज़ा इसका होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर कि गांव या ग्रामीण समुदाय भी बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम गांव को सामान्य रूप से समझते हैं कि गांव का मतलब एक ऐसा जो छोटा क्षेत्र हो जहां पर अधिकांश लोग आपको किसानी का काम करते हुए दिखें, कृषि का कार्य करें, जहां पर कृषि एक मुख्य व्यवसाय के रूप में और अधिक जो भी व्यवसाय है वो गौण रूप में हो, अर्थात जहां पर कृषि एक मुख्य जीविका निर्वाह का स्रोत हो उसे हम गांव मान सकते हैं, बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में। प्रत्येक देश में एक निश्चित जनसंख्या वाले क्षेत्र को गांव कहा गया है, चाहे भारत हो, चाहे राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें, चाहे विश्व के किसी और देश की भी यदि हम चर्चा करें, तो हम मानेंगे कि प्रत्येक देश में एक निश्चित जनसंख्या वाले क्षेत्र को गांव कहा गया है। सब जगह इसके आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 2,000, कहीं 15,000, ये डिफरेंसेस हो सकता है। उससे अधिक जनसंख्या होने पर वह नगर की श्रेणी में आ जाता है। नगर कब बनेगा? जब वो उस सीमा को लांघ देगा। यदि हम एक जियोग्राफिकल आंकड़ों के आधार पर बात करें तो एक विचारक थे श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव लिखते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हैं, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हैं। अर्थात गांव में कृषि तो एक मुख्य व्यवसाय है ही, एक प्रकृति भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि लोग नेचर से जुड़ी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, हो सकता है वो ऐसे किसी कृषि से जुड़े हों या नेचर के आसपास जो कई प्रकार के व्यवसाय जुड़े जाते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, पर निश्चित रूप से कृषि और नेचर का उनके जीवन में बहुत अधिक योगदान होता है। यह है श्रीवास्तव लिखते हैं, जो बहुत ही
सटीक सी डेफिनेशन है। यदि आपसे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एक सामान्य परिभाषा के अलावा 2 या 3 किसी विचारकों की भी डेफिनेशन लिखनी चाहिए। इसके अलावा एक विदेशी विचारक है बर्ट्रॉन्ड। इन्होंने ग्रामीणता के निर्धारण के 2 प्रमुख आधार दिए जो एग्जामों में आपसे पूछा जाता है, स्पेशली प्रतियोगी परीक्षाओं में और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी पूछ सकते हैं कि बर्ट्रॉन्ड ने ग्रामीणता के क्या आधार बताए। तो पहले एक तो कृषि द्वारा जीवन यापन हो, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, और एक कम घनत्व का हम मतलब समझते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग। तो आपको पता है कि जिस प्रकार शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर में बहुत अधिक लोग रहेंगे, क्योंकि गाँवों में लोग इतने अधिक नहीं होते तो प्रति वर्ग किलोमीटर उतने अधिक लोग नहीं रहते, इसीलिए वो कहीं ना कहीं गाँव है। हो सकता है शहर में भी ऐसा हो, पर अधिकांश रूप से गाँवों में कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र होता है। मेरिल और एल्ड्रिच का मत है कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं और सामान्यतः प्राकृतिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है कि नेचर से जुड़े होते हैं और छोटे होते हैं और संगठित भी होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। शहर की तरह डिसऑर्गेनाइज नहीं होते, आपस में लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और कार्य करते हैं। तो ये हुआ आपका गांव। उम्मीद करता हूँ आपको गांव की श्रीवास्तव, बर्ट्रॉन्ड, मेरिल, एल्ड्रिच और जो सामान्य मैंने आपको परिभाषा दी कि गांव एक प्रकार से नेचर के पास हो गया, यहाँ पे लोग संगठित हो गए, यहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं और कृषि उनका एक मुख्य व्यवसाय है, प्रकृति पर उनकी निर्भरता है, ये आप गांव की डेफिनेशन में जोड़ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि गांव की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। हम उस आधार पर गांव को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिविंग इज बेस्ड ऑन नेचर, अर्थात इनका जीवन यापन पूरी तरीके से या अधिकांश इनका जो जीवन है वो नेचर पर निर्भर है, प्रकृति से इनका सीधा सीधा घनिष्ठ संबंध है। और यहाँ के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने, भोजन संग्रह इनसे जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें नेचर प्रदान करती है, जो हमें शहरों की तुलना में गांवों में अधिक दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर तो कृषि या प्रकृति के अतिरिक्त भी कई ऐसे व्यवसाय हैं जिनसे व्यक्ति जुड़ता है। पर गांव में चूंकि उतनी अधिक संभावना नहीं है, इसलिए अधिकांश व्यक्ति का जीवन प्रकृति और कृषि पर निर्भर रहता है। दूसरा, समुदाय का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ कम्युनिटी। निश्चित रूप से शहरों में बड़े बड़े होते हैं, उनकी जनसंख्या भी लाखों में होती है, और गांव एक कुछ हजारों वाली जनसंख्या के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इनमें समुदाय का एक छोटा आकार होता है। तीसरी गांव की विशेषता होती है उनकी कम जनसंख्या, थिन पॉपुलेशन। उनकी जनसंख्या लाखों में नहीं होती, जैसे मैंने बताया कुछ हजारों में होती है। चौथा, मैं बता चुका हूँ आपको, क्लोज कॉन्ट्रैक्ट विद नेचर, प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, प्राथमिक संबंध जो मतलब आमने सामने के होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसे संबंधों की बहुत अधिक प्रधानता होती है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। तो ज़्यादातर जो संबंध होते हैं वो जैसे घरेलू या रिश्तेदार, जैसे चाचा ताऊ, इनसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं, जिनको हम प्राथमिक संबंधों की श्रेणी में रख सकते हैं। चूँकि ये शहर होते तो इनमें द्वितीयक संबंधों की ज़्यादा अधिक प्रधानता होती। इससे अगली जो विशेषता है, सरल और सादा जीवन। ये सिंपल लिविंग होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा कहने का मतलब है कि बहुत ही सिंपल ये लाइफ को जीते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनमें तड़क भड़क वैसी जीवन शैली इनमें नहीं होती, बहुत दिखावा इनमें नहीं पाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी इनकी जीवन शैली होती है। इसके अतिरिक्त इनमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है। ये इतने अधिक डायनामिक या गतिशील नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपने एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और वहीं अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं और उसी पर ये पूर्णतया आश्रित होते हैं। इसी के अतिरिक्त इनमें धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का भी बहुत अधिक गाँवों में महत्व पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो जीवन शैली है, इनके जो मनोरंजन के केंद्र होते हैं, ये इनके छोटे मोटे जो इनका धर्म होता है, इनकी कई कस्टम्स होते हैं, यहाँ पे बहुत अधिक महत्व होता है। फेस्टिवल्स का भी बहुत अधिक महत्व होता है। बहुत सारी ऐसी लोक कलाएँ, लोक गाथा है, लोक परंपराएं यहाँ पर इनकी जीवन शैली में निहित होती है। इसके अतिरिक्त इनमें एक सामुदायिक भावना भी होती है। समुदाय में रहते हैं तो हम के संबंध होते हैं, लोग एक दूसरे से बहुत ही निकट संबंध रखते हैं। इनमें
किसी भी प्रकार की स्वार्थ इनके अंदर नहीं निहित होता। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, जैसा आप समझते हैं कि एक न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। जॉइंट फैमिली में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, ताता चाचा ताऊ उनके बच्चे आपस में। तो एक तरीके से ये जॉइंट फैमिली 20-25 से लेकर 100 लोगों तक भी हो सकती है। तो ये भी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, क्योंकि जैसे जैसे गाँवों से शहर बने तो जो जॉइंट फैमिली वाली जो विशेषता है वो कम होती जा रही है। शहरों में शायद इतने अधिक संयुक्त परिवार हमें दिखाई नहीं देते। इसके अतिरिक्त कृषि इनका एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में है। और गांवों में जो जाति प्रथा होती है, शहरों में तो जाति प्रथा ने बंधन तोड़े हैं, पर गांवों में आज भी जाति प्रथा जकड़ी हुई है। लोग मानते हैं इसको कि भाई ये उच्च जाति का है, निम्न जाति का है। हालांकि इसमें काफ़ी शिथिलता आई है, समय के साथ गिरावट आई है, पर गांवों में अभी भी है, शहरों में काफ़ी कम हो चुका है अब। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख विशेषता है जो आपके लिए एग्जाम में बहुत उपयोगी भी है, जजमानी सिस्टम, जो आपसे एग्जाम में अनेकों बार पूछा जा चुका है कि जजमानी सिस्टम क्या है, जजमानी प्रथा क्या है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मेरे अनुसार जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं मैंने देखी है, मेरा जितना भी अनुभव है, या विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं, वहाँ पर जजमानी प्रथा से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य ही एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो यह जाति प्रथा की एक विशेषता है, जजमानी प्रथा, जहाँ प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता है। सभी जाति का एक व्यवसाय होता है और प्रत्येक सभी जातियाँ परस्पर एक दूसरे की सेवा करती है। ब्राह्मण विवाह उत्सव एवं त्योहार के समय दूसरी जातियों के यहाँ अनुष्ठान कराते हैं। तो नाई वाले बाल काटने, धोबी कपड़े धोने, जुलाहा कपड़े बनाने का कार्य करता है। अर्थात प्रत्येक जाति का अपना एक फिक्स एक कार्य होता है, एक निश्चित वर्किंग होती है प्रत्येक जाति की, जो वह करती है। इसके अतिरिक्त जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है और उसके बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जाति भी उसकी सेवा करती है। तो परस्पर सेवाओं का आदान प्रदान यहाँ दिखाई देता है और तथा वस्तुओं के रूप में भुगतान प्राप्त करती है। एक किसान परिवार में विवाह होने पर नाई, धोबी, चमार, सुनार सभी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे और बदले में उन्हें क्या मिलेगा? कुछ नकद, कुछ भोजन, वस्त्र और फसल के समय अनाज दिया जाता है। तो इस प्रकार आप समझे हैं कि एक प्रकार से किस प्रकार ये जातियां आपस में एक दूसरे की सेवाएं देती हैं और इन्हीं सेवाओं के जो विनिमय से जो संबंध एक तरीके से स्थापित होते हैं उसको हम जजमानी प्रथा मान सकते हैं। यहाँ प्रत्येक जातियों का अपना कार्य होता है और वस्तुओं के रूप में भी भुगतान प्राप्त होता है, हालांकि आजकल नकद के रूप में भी होता है। और इस प्रकार सभी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे और बदले में उन्हें कुछ ना कुछ नकद, भोजन और फसल के समय उन्हें अनाज दिया जाता है या और भी अन्य चीज़ें। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है तो आजकल मुद्रा का जो महत्व है वो अधिक बढ़ गया है, पर फिर भी जजमानी प्रथा अपनी जगह कायम है। यदि भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों का नाम लें तो ऑस्कर लेविस का नाम बहुत अधिक प्रमुख है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा विलियम वाइजर भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्कर लेविस और विलियम वाइजर का संबंध किससे, तो आपसे एग्जाम में पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए जजमानी प्रथा। इसके अतिरिक्त यदि हम भारतीय ग्रामीण समाज की आधारभूत लक्षण या विशेषता देखें तो उसमें ग्राम पंचायत भी बहुत उपयोगी होगा। तो राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट में पंचायत को मूलतः मुंडा द्रविड़ संस्था माना, जबकि चार्ल्स मैटकॉफ ने इसे छोटे छोटे गणराज्य माना है। तो चार्ल्स मैटकॉफ ने छोटे छोटे गणराज्य किसको माना है? ग्राम पंचायत को। ये एग्जाम में आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी प्रश्न हो गया। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से देखें हम, यदि हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो ये बहुत अधिक आपके लिए यूज़फुल रहेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम वाले जो होते हैं उनमें भाग्यवादिता की भावना बहुत अधिक होती है। वो जो भी कार्य करते हैं चाहे वो सफल हो या ना हो, उनका ये मानना है कि जो उनके भाग्य में होगा, जो उनको मिल के रहेगा। उनमें तर्क की जो भावना होती है वो थोड़ी कम होती है। उनका जो जीवन होता है वो भाग्य पर ज़्यादा आधारित होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर्म नहीं करते,
पर कहने का मतलब जो भी उनको मिलता है वो एक तरीके से भगवान का एक प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं कि जो मेरी किस्मत में होगा वही मुझे मिलेगा, चाहे मैं कर्म करूं ना करूं। तो ये वाली भावना थोड़ी अधिक होती है। हालांकि कर्म प्रधान होते हैं किसान, पर भाग्यवादिता अधिक होती है, तर्क की भावना थोड़ी कम होती है। इसके अतिरिक्त जनमत का अधिक महत्व होता है। कहने का मतलब जो शहरी लोग में थोड़ा एकाकीपन, अकेलापन अधिक होता है, तो वो अपने फैसले ज़्यादातर स्वय विवेक से करते हैं, जबकि गांवों वाले जो फैसले होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन होती है। गांव में कोई छोटा सा भी मुद्दा होता है तो पंचायतें फैसला करती हैं, या फिर घर परिवार में भी बड़े लोग अधिकांश फैसले लेते हैं। तो कहने का मतलब जनमत, पब्लिक ओपिनियन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका महत्व शहरों की तुलना में अधिक होता है। इसके अतिरिक्त गांवों में सामाजिक रूप से समरूपता पाया जाता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि गांव में ज़्यादातर लोग एक समान ही दिखते हैं, बहुत अधिक अंतर उनमें नहीं होता है। उनकी शैली, उनकी भाषा में ज़्यादा अधिक अंतर नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी संख्या में होते हैं गांव, तो सामाजिक रूप से एक तरीके से एक इक्वल होते हैं एक दूसरे से। शहरों में तो बहुत भिन्नताएं, विषमताएं व्यापक होती है, क्योंकि संख्या अधिक होती है, तो कई धर्म, जाति, भाषाओं के लोग वहाँ निवास करते हैं। ऐसा गाँवों में दिखाई नहीं देता। इसके अतिरिक्त कई बार ये माना गया है कि स्त्रियों की एक स्थिति निम्न होती है, क्योंकि उनको एक गाँवों में इतने अधिक वर्किंग जो लेडी होती है वो नहीं पाई जाती है, ज़्यादातर हाउसवाइफ ही होती है, और उनके काम निश्चित होते हैं, और थोड़ा पुरुषों उन पर प्रभुत्व बनाकर शहरों की तुलना में अधिक रखते हैं, क्योंकि वो थोड़ी उनमें शिक्षा का भी अभाव रहता है, अवेयरनेस भी कम होती है। इस वजह से उनकी स्त्रियों की स्थिति प्राय निम्न ही रहती है शहरों की तुलना में। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से गाँव में चूँकि सुविधाओं का अभाव है, व्यक्ति इतना अवेयर नहीं है, तो इतनी अधिक शिक्षा नहीं है। यदि हम 11 के आंकड़ों के अनुसार भी देखें तो शहरों की तुलना में गाँव में जो शिक्षा है वो कम है, और उसमें भी महिला शिक्षा का प्रतिशत और अधिक कम है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और हम पॉजिटिव यदि कॉन्सेप्ट में इसमें देखें तो आत्मनिर्भरता शहरों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि गांव के लोग आप देखोगे कि ज़्यादातर उनमें इतना अधिक डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन नहीं होता। एक ही व्यक्ति सारे काम कर लेता है। जैसे मान लीजिए गाँवों में आप रहते हैं तो व्यक्ति अपने अनाज भी स्वयं ही उत्पादित करता है। इसके अलावा उसके पास पालतू पशु भी होते हैं, तो उनसे दूध वगैरह, चारा वगैरह ये सब भी उत्पादित कर लेता है। फसलें भी, अनाज भी, जो भी उसे खाना है, सब्जियां वगैरह। जबकि शहरी व्यक्ति हर चीज़ के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहता है। यदि वो चीज़, क्योंकि शहर में व्यक्ति हर चीज़ स्वयं उत्पादित नहीं करता, यहाँ पर व्यक्ति अपने सर्वाइवल के लिए एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट रहता है, उसमें सेल्फ सफिशिएंसी होती है, वो उसकी पूर्ति अवश्य कर लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये गांव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि क्या विशेषता, क्या परिभाषाएं होती है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।